मेरे सभी शिक्षक मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। पिछले सेशन में मैंने आप सभी को रेस्पिरेटरी सिस्टम की रचना बताई थी, जिसमें नाक की बनावट, लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र की बनावट, सांस की नलियों की बनावट, फेफड़े और छाती को एक पिंजरे के रूप में बंद करने वाले रिब्स और डायफ्राम की बनावट बताई थी। छाती के चैम्बर को अक्सर थोरैसिक केज कहा जाता है, इसलिए मैंने पिंजरे शब्द का प्रयोग किया है। अब आज सांस लेने और छोड़ने के बीच अन्य कुछ क्रियाएं होती है। हम जो सांस में हवा खींचते हैं वह पहले हमारे फेफड़े में जाती है, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ब्रीदिंग कहा जाता है। फेफड़े से यह हवा, जिसमें कि 20-21% ऑक्सीजन है, वह ब्लड में चली जाती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह फेफड़े में निकल जाती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज के बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अलग अलग अंगों में, टिश्यूज में होता है और वहाँ बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े में लाके निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को गैसियस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हम इन तीनों क्रियाओं को एक एक करके समझें। जब सामान्य रूप से आराम से आप सांस लेते और छोड़ते हैं, जैसे पढ़ते समय, लेटी हुई अवस्था में, सोए हुए अवस्था में, तो आपका डायफ्राम जो गुंबज के आकार का ऊपर की ओर गोल उभरा हुआ होता है, वह आगे पीछे खिसकते रहता है। डायफ्राम में रेडियल और सर्कुलर ये दो प्रकार के मसल्स लगे होते हैं। जब रेडियल मसल सिकुड़ता है तो डायफ्राम सीधा हो जाता है, पीछे खिसक जाता है और इसी के दबाव से सर्कुलर मसल फैलकर तनाव में आ जाता है। डायफ्राम के पीछे खिसकने से नीचे की ओर या पीछे की ओर लगभग 500 मिलीलीटर आयतन बढ़ता है, जिसके कारण दबाव घटता है और इतनी ही हवा सांस में खींच ली जाती है। इस क्रिया को इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत, जब रेडियल मसल्स रिलैक्स होते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, तो सर्कुलर मसल खुद ब खुद सिकुड़ कर फिर डायफ्राम को गुंबद के आकार में बदल देते हैं, आगे या ऊपर की ओर खिसक जाते हैं। तो इससे एक पॉजिटिव प्रेशर पड़ता है फेफड़े पर और जितनी हवा आपने सांस में लिया था वह सब हवा यानी आधा लीटर हवा बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया को एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहा जाता है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता और छोड़ता है। इस रेस्पिरेशन के सामान्य दर को यूनिया कहा जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं या योग करते हैं तो डायफ्राम स्थिर हो जाता है और रिब्स अपना काम करने लगते हैं। रिब्स के बीच लगे हुए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स
सिकुड़ते हैं और इसके सिकुड़ने से रिब्स बाहर की ओर खींचे चले जाते हैं। स्टर्नम भी वेंट्रल साइड की ओर खिसक जाता है। परिणाम यह होता है कि छाती का आयतन काफ़ी बढ़ जाता है और इसी अनुपात में दबाव भी काफ़ी घट जाता है। तो हम पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में एयर को इनहेल कर पाते हैं, सांस खींचते हैं। इस क्रिया को इंस्पायरेशन कहेंगे। और ठीक इसके विपरीत जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ते हैं, स्टर्नम अंदर की ओर चला जाता है, तो फिर छाती पर दबाव बढ़ता है और जो हवा अपने सांस में लिया था वह बाहर निकल जाता है। इस तरह जब हम रिब्स से काम करते हैं तो डायफ्राम की अपेक्षा 2-2.5 गुना ज़्यादा हवा का आदान प्रदान हो सकता है। अब मान लिया कि आप तेज गति से दौड़ने लगते हैं, हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो सांस की गति बढ़ जाती है। वह 15-16 के बदले 20-25 बार आप ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो तेज गति से सांस लेने की यह क्रिया टैकिनिया कहलाती है। और जब आप दौड़ते दौड़ते थक कर रुक जाते हैं तो थोड़ी देर तक आप गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं, जिसे हाइपरनिया कहा जाता है। तो इस तरह सामान्य ब्रीदिंग यूनिया, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग टैकिनिया और गहरी गहरी सांस लेने की क्रिया हाइपरनिया कहलाती है। इस डायग्राम में आप छाती की बनावट देख रहे हैं कि किस तरह रिब्स लगा हुआ है और रिब्स के साथ जो जुटे हुए मसल्स हैं, बाईं ओर आपको दिखलाया गया कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बाहरी सतह की ओर, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल अंदर के तरफ, और सबसे अंदर छाती को अंदर से लाइन करते हुए इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स लगे हुए हैं। ये भी कभी कभी जब हम एक्टिव रेस्पायरेशन करते हैं तो सिकुड़ कर रिब्स को और भी अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में आप छाती की 2 स्थितियों को देख रहे हैं। बाईं ओर जब आपने सांस छोड़ ली है, अब आप अगली बार सांस लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? तो या तो डायफ्राम नीचे जाएगा या फिर रिब्स बाहर की ओर खिंचाएंगे तो छाती के अंदर का आयतन बढ़ जाएगा और इसलिए फेफड़े फैलकर हवा खींच लेंगे। तो इनहेलेशन की यह क्रिया एक्टिव है। इसमें आपको प्रयास लगाना पड़ता है। आपका एटीपी मसल्स के सिकुड़ते समय खर्च करना पड़ता है, लेकिन दबाव निगेटिव है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो बिना प्रयास के ये मसल सिकुड़ कर डायफ्राम को अंदर ले जाते हैं, रिब्स को नीचे और अंदर की ओर ले जाते हैं। तो यह पैसिव क्रिया है, लेकिन इस समय फेफड़े के ऊपर दबाव बढ़ता है, यानी पॉजिटिव प्रेशर होता है। इन्हीं दोनों अवस्थाओं को इस डायग्राम में भी दिखलाया गया है कि सांस लेते समय डायफ्राम नीचे की ओर आता है या रिब्स बाहर की ओर जाते हैं, और सांस छोड़ते समय डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है या रिब्स अंदर की ओर आते हैं। अब जब आप पूरी क्षमता के साथ पूरा बल लगाकर अधिक से अधिक हवा सांस में खींचना चाहते हैं तो डायफ्राम और रिब्स के अलावे रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अलावे कई अन्य मसल भी आपकी मदद करते हैं, जिन्हें हम एक्सेसरी मसल्स कहते हैं।
स्केलिनस मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स, सीरेटस एंटेरियर मसल्स और लेटिसिमस डॉर्साई मसल्स, ये सब मसल अधिक से अधिक सांस लेते समय मददगार सिद्ध होते हैं। इसी तरह जब हम बैलून को फूंकते हैं और अधिक से अधिक छाती को सिकुड़ाने की कोशिश करते हैं तो डायफ्राम और रिब्स के अलावे हमारे एब्डोमेन की दीवार की मसल्स भी छाती पर दबाव उत्पन्न करने में सहायक होती है। तो इस क्रिया को एक्टिव एक्सपायरेशन कहा जाता है। इसमें जो इंटरकॉस्टल मसल्स का इनर मोस्ट लेयर था वह भी काफ़ी सिकुड़ता है। अब अलग अलग समय पर जो हवा की अलग अलग मात्रा हम सांस में लेते हैं तो इसका आकलन करके देखते हैं। जो व्यक्ति 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 8 इंच की लंबाई का है, 70 से 75 किलो बॉडी वेट है, उसके फेफड़े का अधिक से अधिक आयतन 5.4 लीटर होता है, 5400 मिलीलीटर होता है। लेकिन 6 फीट के लोग या 5 फीट 10 इंच से ऊपर के लोग, उनमें छाती का आयतन बढ़कर 6 लीटर तक यानी 6000 मिलीलीटर तक हो सकता है। लेकिन किसी भी समय में इतनी हवा यानी 5.5 से 6 लीटर हवा हम सांस में न लेते हैं न छोड़ सकते हैं। सामान्य रूप से जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं जिसमें 500 मिलीलीटर हवा का आदान प्रदान होता है उसको टाइडल वॉल्यूम या रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। इस समय हमारे फेफड़े के अंदर लगभग 3 लीटर हवा बची हुई रह जाती है। उस बची हुई हवा को फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहा जाता है। तो मान लिया कि कोई आदमी 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है तो वह 6 लीटर हवा लेता और छोड़ता है। अगर 16 बार सांस लेता है तो वो 8 लीटर हवा लेता और छोड़ता है। तो 1 मिनट में 6 लीटर से 8 लीटर तक हवा का आदान प्रदान होता है। इस समय जो 500 मिलीलीटर हवा ली या छोड़ी गई वह फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम के ऊपर है, यानी कि इस समय छाती का आयतन 2900 मिलीलीटर या 3 लीटर से बढ़कर 3400 मिलीलीटर या लगभग 3.5 लीटर तक होती है। अब हमारे सांस लेने की क्षमता क्या है? तो हम अगर कस के सांस लेते हैं तो हम अधिक से अधिक 2.5 लीटर हवा को सांस में खींच पाते हैं। इसका मतलब 500 मिलीलीटर से ऊपर हमने 2 लीटर और अधिक हवा सांस में खींचा है। तो जो सांस में खींचने की पूरी क्षमता है 2500 मिलीलीटर या 2.5 लीटर, वह इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाया। और इस समय हमने 2 लीटर अधिक हवा का इनहेलेशन किया है, इंस्पायरेशन किया है, तो यह अतिरिक्त 2 लीटर यानी 2000 मिलीलीटर हवा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ठीक इसी तरह जब सामान्य श्वसन के बाद हम हवा फूंक कर बाहर निकालना चाहते हैं तो 1800 से लेके 2000 मिलीलीटर तक हवा हम बाहर फूंकते हैं। तो सामान्य रूप से हम 500 मिलीलीटर हवा निकालते, लेकिन हम 1800 से 2000 मिलीलीटर निकाल रहे हैं।
तो यह 1800 से 2000 मिलीलीटर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है और 500 मिलीलीटर इसमें हम घटा देते हैं तो 1300 से लेकर 1500 मिलीलीटर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो हम निकाल सकते थे लेकिन आमतौर से नहीं निकालते हैं। अब अगर आप खूब कस के सांस लेते हैं, मैक्सिमम लिमिट तक आप हवा खींचते हैं और फिर उसे ब्लो करके फूंक करके बाहर निकालते हैं तो आप 3800 मिलीलीटर से 4000 मिलीलीटर तक यानी लगभग 4 लीटर हवा बाहर निकालते हैं। यह इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कुल योग है। इसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब मैक्सिमम हवा निकालने के बाद लगभग 1.5 लीटर हवा, 1500-1600 मिलीलीटर हवा फेफड़े में पड़ी रह जाती है। इसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। किसी भी परिस्थिति में हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह सामान्य रूप से हमारे फेफड़े में 2900 मिलीलीटर या 3 लीटर हवा रहती है जिसे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। और खूब कस के सांस फूंकने के बाद सिर्फ 1300 से 1500 मिलीलीटर हवा अंदर रह जाती है जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इन्हीं सभी मानकों को एक लंबे व्यक्ति में जिसमें 6 लीटर तक लंग कैपेसिटी था उसको दर्शाया गया है। सबसे ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बीच में टाइडल वॉल्यूम, उसके नीचे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और सबसे नीचे रेसिडुअल वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को मिलाकर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनता है। इसी तरह टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी कहलाता है और फेफड़े का कुल आयतन टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। अब इस टेबल में मेल और फीमेल में विभिन्न वॉल्यूम्स को कंपैरेटिव तरीके से दिखलाया गया है। मेल में वाइटल कैपेसिटी 4.8 लीटर अगर है तो फीमेल में 3.1 लीटर है। मेल का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3.8 लीटर है तो फीमेल का 2.4 लीटर है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मेल में अगर 2.4 लीटर है तो फीमेल में 1.8 लीटर है और टोटल लंग कैपेसिटी अगर मेल में 6 लीटर है तो फीमेल में 4.2 लीटर है। फीमेल में इस तरह से हर एक वॉल्यूम कम होने का कारण उनका हाइट है, उनका शरीर कम मस्कुलर होता है, उनमें एक्सरसाइज इत्यादि आमतौर से नहीं करने की आदत होती है, इसलिए वे छोटे छोटे रेस्पायरेशंस करते हैं। अब फेफड़े में जो हवा अंदर आती है उसमें लगभग 20-21% ऑक्सीजन होता है और नगण्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुद्ध हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है। नाइट्रोजन का गैसियस एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन जितनी ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड उसी अनुपात में निकाली जाती है, तो यह आदान प्रदान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच होता है। अब जब हम 500 मिलीलीटर हवा सांस में लेते हैं तो फेफड़े में उपस्थित लगभग 3 लीटर हवा से ये जाकर घुल मिल जाती है
तो फेफड़े की 3 लीटर हवा में काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन बहुत कम है। इसलिए यह 20% ऑक्सीजन जब सांस में ली जाती है तो उसका डाइल्यूशन होता है और ऑक्सीजन घटकर 15 से 16% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4 से 5% तक बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत इसमें वाटर वेपर होते हैं, अभी कैलकुलेशन की दृष्टि से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। अब 4-5% कार्बन डाइऑक्साइड और 15-16% ऑक्सीजन का दबाव क्या होगा? तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर हो तो 20% ऑक्सीजन का दबाव वायुमंडल में 152 मिलीमीटर होगा। लेकिन फेफड़े में आने के बाद 15-16% ऑक्सीजन का दबाव 152 से घटकर 114 से लेकर 121.6 मिलीमीटर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका नगण्य प्रेशर था 4-5% हो गया फेफड़े के अंदर, तो इसका प्रेशर बढ़कर 30.4 से 38 मिलीमीटर हो जाता है। अब फेफड़े से होकर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इम्प्योर ब्लड प्रवाहित किया जाता है। इस इम्प्योर ब्लड में गैसेज का प्रेशर 106 मिलीमीटर है, जिसमें ऑक्सीजन 60 से 66 मिलीमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 46 मिलीमीटर होता है। अब आप जस्ट इन दो बातों की तुलना कीजिए। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का दबाव 114 से 121 या 22 मिलीमीटर है और ब्लड में उसका दबाव 60 से 66 मिलीमीटर है। तो लगभग 50-60 मिलीमीटर का जो ये फर्क है, इसके कारण ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चला जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। और इसी तरह अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 46 मिलीमीटर है, जबकि एल्वियोलाई की हवा में यह 30 से 38 मिलीमीटर है। तो यहाँ भी दबाव का अंतर है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में चली जाती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का अंतर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट काफ़ी अधिक है और ऑक्सीजन का अपना मोलेकुलर वेट भी कम है। इसलिए ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट फास्ट होना चाहिए। यहाँ पर ग्राहम्स का नियम लागू होता है, जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/√* ऑफ मोलेकुलर वेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी कम है और मोलेकुलर वेट भी ज़्यादा है, तो इसका डिफ्यूजन कम होना चाहिए था। लेकिन जितना ऑक्सीजन का अंदर ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड लगभग ब्लड से फेफड़े में भी वापस निकल रहा है। तो इसका कारण है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा पानी में ज़्यादा घुलनशील है, इसलिए डिफ्यूजन की यह क्षमता उसकी घुलनशीलता के कारण बढ़ जाती है। अब गैसीय आदान प्रदान की इसी क्रिया को इस डायग्राम में दिखलाया गया है। बीच में एल्वियोलाई है, उसका ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में जा रहा है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जा रहा है। तो गैसियस एक्सचेंज की क्रिया एल्वियोलाई में होती है और इसका मुख्य कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई और ब्लड के बीच दबाव का अंतर है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का फर्क है। सांस छोड़ने के बाद
फेफड़े में जो हवा पड़ी रह जाती है 3 लीटर, उसमें भी धीरे धीरे गैसियस एक्सचेंज होते रहता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल के घुलते रहता है। परिणाम जो रेसिडुअल वॉल्यूम है फेफड़े के अंदर, उसमें सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव होता है। यह 5.6% होता है। सबसे अधिक CO2 एक्सहेलेशन के बाद, एक्सपायरेशन के बाद एल्वियोलर एयर में होता है। अब यहाँ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का कंपैरेटिव प्रेशर और परसेंटेज अमाउंट दिखलाया गया है। जो हम सांस में हवा लेते हैं 20.93% ऑक्सीजन, 79.04% नाइट्रोजन और 0.03 या 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। जो हवा हम सांस में छोड़ते हैं उसमें 16.89% ऑक्सीजन, 79.61% नाइट्रोजन और 3.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। जो एल्वियोलाई में हवा है उसमें 14% ऑक्सीजन, 80% के लगभग नाइट्रोजन और 5.55% यानी 5.6% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये डाटा विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने लेबोरेटरी कंडीशंस में स्थानीय व्यक्तियों का निकाला है। इसलिए यूरोप का डाटा भारत के डाटा से एकदम डिफरेंट होता है। वहाँ पर सामान्य हाइट लड़कों में 6 फीट से अधिक, लड़कियों में 5 फीट 10 इंच के लगभग होता है, जबकि भारत में लड़के औसत 5.6 और लड़कियां जो लंबी कहलाती है वो 5.3 या 5.4 फीट लंबी होती है। अब जो ऑक्सीजन फेफड़े में गया उसे ब्लड में ले जाने के बाद ब्लड के द्वारा विभिन्न टिश्यूज और ऑर्गन में पहुंचाया जाता है और विभिन्न टिश्यूज और ऑर्गन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे वापस लाया जाता है। इस क्रिया को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कहते हैं। ऑक्सीजन पानी में नगण्य घुलनशील है। यह ब्लड प्लाज्मा में घुलकर ट्रांसपोर्टेड नहीं हो सकता है, इसलिए इसे ले जाने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में पुअरली सॉल्युबल है। इसे भी उतनी बड़ी मात्रा में बाहर पानी में घुलाकर नहीं लाया जा सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए भी ब्लड में स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग देखें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हमारे ब्लड में आरबीसी के अंदर एक औसत 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ टेम्पोररी बॉन्ड के द्वारा जोड़ कर ले जाता है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इस तरह अगर 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन हो तो 19.5 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढो सकता है। लेकिन जब हम ब्लड में जांच पड़ताल करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा आर्टरीज में 20 ml या उससे थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसका कारण ब्लड प्लाज्मा में मसल से निकलने वाले मायोग्लोबिन है। ये मायोग्लोबिन भी
एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर ले जा सकते हैं। प्लाज्मा में सस्पेंडेड फॉर्म में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। अब बोर नाम के वैज्ञानिक ने अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने की क्षमता का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटती है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो कम मात्रा में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से यह कर्व दाहिनी ओर शिफ्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने से यह कर्व बाईं ओर शिफ्ट करता है। इसे बोर्स इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर दिखलाया गया है। नीली रेखा से आप देख रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का कम दबाव है तो ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ऑक्सीजन के उसी दबाव पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो यह डिफरेंस जो 65% से 38% का आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। यानी विभिन्न अंगों में जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वहाँ वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। आपके शरीर के अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग अंगों में मेटाबॉलिज्म की क्रिया एक समान नहीं है। जहाँ अधिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसलिए उन जगहों पर ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। लेकिन जिसका मेटाबॉलिक रेट कम है वहाँ कम ऑक्सीजन सप्लाई होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा बनना यानी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होना, और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई। और जिस टिश्यू में कम मेटाबॉलिज्म वहाँ पर कम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगा। यानी मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से अलग अलग टिश्यू को अलग अलग मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। अब जिन अंगों में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है वहाँ पर तापक्रम बढ़ता है, और साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो पीएच घटता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर या पीएच घटने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने की क्रिया बढ़ जाती है। इसी तरह पीएच बढ़ने पर और टेम्परेचर घटने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने की क्रिया घट जाती है। यही कारण है कि हाई अल्टीट्यूड में जहाँ की टेम्परेचर कम होता है वहाँ लोगों के अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वे देखने में थोड़ा लाल लाल से दिखाई पड़ते हैं। जाड़े में आप अगर तेज़ दौड़ते हैं तो लो टेम्परेचर के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता नहीं है, कम टूटता है, तो इसलिए आपका नाक कान लाल हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव के साथ साथ तापक्रम और पीएच का भी सीधा प्रभाव हीमोग्लोबिन के सैचुरेट होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटकर ऑक्सीजन सप्लाई करने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण ऑक्सीजन ढोने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही ऑक्सीजन के दबाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को भी ढोने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा ऑक्सीजन रहने पर कम कार्बन डाइऑक्साइड ढोया जा सकता है
और कम ऑक्सीजन रहने पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ढोया जा सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में बन रहा है उसका 70-75% हिस्सा ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलता है कार्बोनिक एसिड बनाता है और फिर कार्बोनिक एसिड टूटकर बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन बनाता है, तो यह क्रिया धीमी गति से होती है। इसको खूब तेज कराने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो 1 मिलियन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मिनट के अंदर बाइकार्बोनेट में बदल सकता है। तो यह एंजाइम वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम माना जाता है। यह आरबीसी में पाया जाता है और यह लंग्स के एपिथेलियम में भी पाया जाता है। इसके कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी में अलग अलग टिश्यूज में घुसता है वह तुरंत बाइकार्बोनेट बनकर प्लाज्मा में चला आता है और आयोनिक बैलेंस के लिए उतनी ही मात्रा में क्लोराइड अंदर चला जाता है। टिश्यूज में आरबीसी के अंदर CO2 बाइकार्बोनेट में बदलता है, आरबीसी के बाहर जाता है और क्लोराइड आरबीसी के अंदर आता है। फेफड़े में उल्टी क्रिया होती है। बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आता है और क्लोराइड बाहर जाता है और फिर यह बाइकार्बोनेट प्रोटॉन से जुटकर कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड टूटकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो इस तरह टिश्यू के अंदर बाइकार्बोनेट आरबीसी के बाहर, क्लोराइड अंदर, और फेफड़े के अंदर बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर और क्लोराइड बाहर जाता है। तो इस घटना को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। अब जो 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड बच जाते हैं जो बाइकार्बोनेट आयन नहीं बनाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कार्बामिनो कंपाउंड के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से जुटकर यह कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के अमीनो ग्रुप से जुटकर यह कार्बामिनो प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह आपने समझ लिया कि ब्लड के द्वारा जब गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है तब वास्तव में टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और वहां से उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो रेस्पायरेशन के फिजियोलॉजी में न सिर्फ हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम बल्कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सहायक होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच।